जब हम पेंसिल से कलर्स की तरफ मूव करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कौन से कलर मीडियम को स्टार्ट करना चाहिए, पहले एक्रिलिक करूं या ऑयल करूं, पहले हमें कौन सा ब्रश को यूज़ करना चाहिए, किस ब्रांड के कलर लेने चाहिए, कैनवास पर करूं या पेपर पर करूं, कौन सा पेपर लें या कौन सा कैनवास लें, क्या कॉटन वाला लें या लिनन वाला लें। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच में हम मेन चीज़ तो भूल ही जाते हैं कि हमें पहले कौन सा मीडियम सीखना ज़रूरी है किसी भी कलर मीडियम को सीखने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में हम एक चीज़ बिल्कुल से मिस कर जाते हैं कि हमें किसी भी कलर मीडियम को सीखने से पहले किन किन बेसिक स्किल्स का इम्प्रूव होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम किसी भी कलर मीडियम में बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकें। हे एवरीवन, दिस इज़ आदर्श और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कलर्स के ऊपर। क्योंकि जब हम आर्ट की फील्ड में वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो हर एक आर्टिस्ट के माइंड में, आर्ट लवर के माइंड में ये चीज़ ज़रूर से आती है। क्योंकि सभी की पसंद अलग अलग है, सबको अलग अलग आर्टिस्ट पसंद है, तो वह ज़रूर सोचते हैं कि यार मैं तो लियोनार्डो दा विंची की तरह आर्ट वर्क बनाऊंगा, कोई कहता है मुझे राजा रवि वर्मा की तरह पेंटिंग्स बनानी है, किसी को एक्रिलिक्स पेंटिंग्स बनाना पसंद है, किसी को ऑयल्स में पेंटिंग्स बनाना पसंद है, कोई वाटर कलर को पसंद करता है। लेकिन कभी हम लोग इस चीज़ पर दिमाग ही नहीं लगाते हैं कि इन सब में जो कॉमन चीज़ें क्या रहती हैं जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को और अच्छे से कर सकते हैं। और कुछ बेसिक मिस्टेक्स भी जब हम इन चीज़ों को करते हैं वह होती हैं। एक जो कॉमन सी मिस्टेक होती है वह होती है ब्रश को लेकर। जब आप ब्रश को यूज़ करते हो तो कई बार कलर फैल जाते हैं। कहीं पे अगर आप कोई लाइंस खींचते हो ब्रश की हेल्प से तो कई बार मोटी पतली अलग अलग टाइप की लाइंस खींची जाती हैं। कई बार आप वैल्यू को जज नहीं कर पाते हो, कई बार कलर को सेम तरीके से लगा देते हो, एक ही कलर को लगा देते हो, तो कलर्स के बारे में आपको उतनी नॉलेज नहीं रहती है, जिसकी वजह से पेंटिंग उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगती जितनी कि ओल्ड मास्टर आर्टिस्ट की लगती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम कभी दिमाग ही नहीं लगाते कि कैसे इनको इम्प्रूव किया जाए, कैसे इनको सही किया जाए, और ऐसा कौन सा मीडियम है जिसको हम पहले सीखें जिसकी वजह से इन सारी चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकें। उसके बारे में हम कभी से नहीं सोचते हैं। लेकिन आज हम इसी बारे में बात करेंगे। देखिए, जब आप किसी भी कलर मीडियम को यूज़ करते हो, चाहे वह एक्रिलिक हो, ऑयल हो या वाटर कलर हो, तो वहाँ पे कलर को थिन करने के लिए हम किसी न किसी लिक्विड का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक्रिलिक में हम वाटर का यूज़ करते हैं, वाटर कलर में तो वैसे ही वाटर का यूज़ होता है, और ऑयल कलर में हम लिंसीड ऑयल या टर्पेंटाइन ऑयल उनको मिक्स करके या अलग अलग यूज़ करते हैं। तो हम इस टाइप से किसी न किसी लिक्विड का यूज़ करते हैं। लेकिन उस लिक्विड को कितना यूज़ करना है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड को हैंडल करना, कि कितना हमें थिन चाहिए, कितना ज़्यादा हमें थिक चाहिए, तो उस टाइप से उसको हैंडल करना, और उसी के अकॉर्डिंग फिर ब्रश भी मूव करता है। तो इन सब को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे समझा जाए, उसके लिए सबसे पहले हर एक मास्टर आर्टिस्ट आपको यही सजेस्ट करता है कि आपको पहले वाटर कलर को सीखना चाहिए। वाटर कलर सुनने में हमको बहुत ज़्यादा इजी लगता है कि यार वाटर कलर ही तो है, हम इसको बचपन से करते आ रहे हैं, इजीली इसको कर लेंगे। लेकिन वाटर कलर सभी कलर मीडियम्स में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कलर मीडियम माना जाता है। क्योंकि आप जब एक्रिलिक कलर या ऑयल कलर का यूज़ करते हो तो वहाँ पे वह इतने ज़्यादा फ्लो नहीं होते हैं कि आप इजीली उनको कंट्रोल कर पाते हो, जबकि वाटर में मेनली वाटर का यूज़ होता है। वहाँ पे आप कलर का यूज़ नहीं करते हो, वहाँ पे आप पानी की हेल्प से, रंगीन पानी की हेल्प से पेंटिंग बनाते हो, जो कि अभी हम आगे करके भी देखेंगे। तो वहाँ पे कितना आपको वाटर लेना है, कितना आपको कलर लेना है, क्या उसकी थिकनेस रहनी चाहिए, कैसा फ्लो रहना चाहिए, उन सब के बारे में, और कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसको ब्रश से अप्लाई करना है। जब आप इन सब चीज़ों को करते हो तो आप एक्चुअल में सीखते हो कि किस तरीके से ब्रश को हैंडल किया जाता है, लिक्विड को हैंडल किया जाता है, कैसे आपको सारी चीज़ें करनी रहती हैं। फिर इन्हीं अंडरस्टैंडिंग के बेस पे जो बाकी के मीडियम्स हैं वह इम्प्रूव होते हैं। और जैसा कि अभी तक हम स्केचिंग के बारे में समझते आए हैं, तो स्केचिंग और वाटर कलर आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। वाटर कलर एक फास्टेस्ट मीडियम भी है, जो कि एक डिफिकल्ट मीडियम होने के साथ फास्टेस्ट मीडियम है। तो वहाँ पे आपको क्विक स्केचेस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। तो अब हम इन सबको साथ में करके देखते हैं कुछ बेसिक स्केचेस की हेल्प से कि किस तरीके से आपको इन सारी चीज़ों को करना है, और कैसे आपकी यह सारी चीज़ें इम्प्रूव हो, कि आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले आपको कोई भी सब्जेक्ट जो आपको पसंद हो उसको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं इमेजिनेशन से उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम से इन सब चीज़ों को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इजीली मैं उसको इमेजिनेशन से ड्रॉ कर पा रहा हूँ। बाकी अगर आप एकदम बिगिनर हो और अभी इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो तो इस वीडियो को देख सकते हो, मेरे साथ साथ भी स्केच कर सकते हो। और अगर आप खुद से भी कुछ ड्रॉ करना चाहो तो आप देख के कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इमेजिनेशन से ही ड्रॉ करो। यहाँ पे बस आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, अगर आप फिगर बना रहे हो तो मसल मास बनाना है, हर एक जो नसें हैं उनको दिखाना है या हर एक मसल को दिखाना है, बोन्स को दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। स्केचिंग का बेसिक मतलब हम शुरू से ही समझते आए हैं कि केवल फील को कैप्चर करना। तो हम जस्ट कुछ रैंडम लाइंस, कुछ क्विक लाइंस को खींचते हैं। रैंडम तो नहीं बोल सकते क्योंकि रैंडम में तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो हम कुछ क्विक लाइंस को खींचते हैं और अपने सब्जेक्ट का फील कैप्चर करते हैं। यहाँ पे मैं एक लड़के की जो है एक फिगर बना रहा हूँ जो कि किसी और दूसरी साइड देख रहा है, उसकी बॉडी हमारे सामने की तरफ है। और इमेजिनेशन से ड्रॉ करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस जब आप किसी सब्जेक्ट को कई बार बना लेते हो तो उसके सारे लाइंस, एंगल्स, प्रपोर्शंस आपके माइंड में ऑलरेडी बैठ जाते हैं सबकॉन्शियसली, फिर आप उनको इजीली बिना देखे भी बना सकते हो। और उसके लिए भी आपको पहले कई बार उनको बिना देखे ड्रॉ करना पड़ता है, तब जाके आप कहीं इस तरीके से इजीली उसको बना पाते हो। लेकिन इस चीज़ को लेके शायद कुछ लोग ऐसे हों आप में से कि जो डायरेक्ट अब फिगर की प्रैक्टिस करने लग जाएं, घंटों फिगर्स बनाए ताकि उन्हें इमेजिनेशन से फिगर बनाना आ जाए। तो जब आप ऐसा अगर करोगे तो उससे आपकी फिगर स्केचिंग या कोई भी स्केचिंग इम्प्रूव नहीं होने वाली। सुनने में थोड़ा कड़वा सच है लेकिन यह सच है, क्योंकि एक्चुअल में आपको जो सारी चीज़ें, जो बेस की चीज़ें हैं, उनको सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शंस को जज किया जाता है। एक लाइन के कंपेरिजन में दूसरी लाइन कितने एंगल पर है, कितनी लंबी है, कितनी छोटी है। अगर चार फिगर एक साथ खड़े हैं या चार स्टिल लाइफ चीज़ें, जो कोई भी निर्जीव वस्तु है उनको हम स्टिल लाइफ बोलते हैं, अगर चार चीज़ें एक साथ रखी हैं तो उनमें एक दूसरे के कंपेरिजन में कौन कितनी छोटी है, कौन कितनी बड़ी है, कौन ज़्यादा चौड़ी है, कौन कम चौड़ी है, उनका आकार क्या है, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जब आप कलर्स को अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा शेडिंग नहीं करनी है, उसमें ज़्यादा ट्रांजिशन नहीं बनाने हैं। आपको हर एक पार्ट के लिए एक पर्टिकुलर कलर को लेना है और उसको फ्लैट रखना है। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लाइटनेस, डार्कनेस शिफ्ट नहीं होना चाहिए, पूरे में एक समान कलर होना चाहिए। मतलब उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा लाइट है, थोड़ा डार्क है, उसमें ब्रश मार्क्स दिख रहे हैं, पूरे में पूरा एक जैसा कलर। और चैलेंज क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा पतले ब्रश का यूज़ नहीं करना है, आपको एक मोटे से ब्रश का यूज़ करना है या कोई मीडियम साइज़ के ब्रश का यूज़ करना है। और उसी एक सिंगल ब्रश की हेल्प से आपको जो पतले एरिया हैं, छोटे एरिया हैं, उनमें भी कलर को करना है, और जो डार्क एरियाज़ हैं, जो मतलब बड़े बड़े एरियाज़ हैं, उनमें भी कलर करना है। इससे होगा क्या कि आपको ब्रश हैंडल करना आएगा कि किस तरीके से आपको ब्रश को मूव करना है, किसी भी लिमिटेड एरिया में किस तरीके से वर्क करना है। जो प्रॉब्लम हम लोगों के साथ होती है कि जब हम ब्रश को मूव करते हैं तो कई बार कलर बाहर फैल जाता है, फिर हम उसको सही करते हैं, फिर वह और फैलता जाता है और फैलता जाता है। तो उस चीज़ को सॉर्टेड आउट करने के लिए यह चीज़ एक्सरसाइज की जाती है, ताकि आपका ब्रश इजीली आप उसको हैंडल कर सको और इजीली उसको मूव कर सको। और यहाँ पे आप क्योंकि एक फ्लैट वैल्यू देते हो तो उससे आप जो सही उसकी वैल्यू, उसका जजमेंट कर पाते हो। लेकिन वहीं आप जब बहुत ज़्यादा कलर ट्रांजिशन देते हो तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी चीज़ कितनी डार्क है या कितनी लाइट है, उसकी वजह से ओवरऑल वैल्यूज़ बिगड़ जाती हैं। और इस एक्सरसाइज में आप अपने अकॉर्डिंग कलर को चूज़ कर सकते हो, उनके साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि कहाँ पे कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए कि ज़्यादा अच्छा लगे। और यहाँ पे हम बॉम कलर और कूल कलर को आपस में मिक्स करके एक दूसरे के साथ अरेंज करके कि शर्ट किस कलर की होनी चाहिए, पैंट अगर ब्लू कलर का है तो हम, क्योंकि ब्लू कूल कलर्स में आता है, तो वहाँ पे हम थोड़ा येलोइश उसका बॉडी का टोन रखते हैं, और जो शर्ट है उसको भी हम उसी के अकॉर्डिंग कलर देते हैं। यहाँ पे जो अंदर की टी शर्ट है उसको मैं हल्का सा पिंकिश कलर देता हूँ। तो यहाँ पे हम अलग अलग शेड्स के भी कलर बनाते हैं, जिससे कि जब आप फिर पेंटिंग करते हो वाटर कलर की हेल्प से या किसी अदर कलर मीडियम की हेल्प से, तो आप वहाँ पे जज कर पाते हो कि आपको कितना उसमें लिक्विड मिलाना है, कितना उसको थिन रखना है, थिक रखना है, कितनी उसकी वैल्यू रहेगी,
कि वह आपका कैसा इफ़ेक्ट करेगा कलर, तो वह सारी चीज़ें आप फिर यहीं पे समझते हो। तो इसी टाइप्स की आप स्केचिंग करके अलग अलग चीज़ें बना के, यह चीज़ें जब आप एज अ प्रैक्टिस जब करते हो, तो फिर जब आप फाइनल वर्क बनाते हो तो वहाँ पे यही सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी काम आती हैं। मैं हमेशा आपको स्किल डेवलपमेंट चीज़ों को सही तरीके से देखने के बारे में बोलता हूँ। और हालांकि यह चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने लग जाते हो कि यह फिगर है, यह हाथ है, यह आँख है, यह पैर है, यह सेब है, तो हम ऑलरेडी उन चीज़ों को बचपन से देखते आ रहे हैं। फिर जब हम उनको ड्रॉ करने लग जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में वही सारी चीज़ें चलती हैं, जिसकी वजह से हम एक्चुअल में उस चीज़ को देखना, उसको जो जिस तरीके से ऑब्ज़र्व करना चाहिए उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। और सबकॉन्शियसली जो चीज़ें हमारे माइंड में चलती हैं, जो शेप उसका बनता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को ड्रॉ करने लग जाते हैं। और यह गलती मोस्टली हर एक आर्टिस्ट करता है। इसलिए ही जॉन एफ कार्लसन, जो कि लैंडस्केप के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे एंशिएंट टाइम में, उन्होंने अपनी बुक में एक कोटेशन दिया है कि जो ड्राइंग है वह हाथों का विषय नहीं है, वह आँखों का विषय है। ऐसा वह क्यों कहते हैं, उसके पीछे एक डीप मीनिंग है। अगर आप कोई चीज़ ब्रश से ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपकी आइस यूज़ हो रही है। अगर आप कोई भी चीज़ पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो, और बहुत सारे आर्टिस्ट जो अलग अलग टाइप से, कोई जो शर्ट में बटन लगे रहते हैं उनकी हेल्प से पोर्ट्रेट बना देता है, कोई किसी कूड़े से बना देता है, कोई पत्थर को जोड़ के कोई पोर्ट्रेट बना देता है, कोई कोई लकड़ियों को जोड़ के कुछ भी बना देता है। उसको मॉडर्न आर्ट में ज़रूर सा देखते हैं कि इसको मॉडर्न आर्ट है, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी आइज़ कितनी ज़्यादा ट्रेंड है कि वह उन सारी चीज़ों का यूज़ करके भी वह चीज़ बना पा रही है, वह चीज़ दिखा पा रही है जो एक्चुअल में हम पेंसिल की हेल्प से या किसी फ़ोटो में देखते हैं। इसलिए जब हम बेस के ऊपर काम करते हैं तो वहाँ पे हम पेंसिल को कैसे चलाना है, शेडिंग कैसी करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं समझते। वहाँ पे हम केवल अपनी स्किल के बारे में समझते हैं कि हमें आइज़ को किस तरीके से ट्रेंड करना है कि हम अपने वर्क में गलतियों को ढूंढ सकें, उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकें, सारी चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि जब आपको यह अंडरस्टैंडिंग रहती है, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो रेंडमली कोई भी कलर, कोई भी मीडियम कुछ भी ट्राई करते रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम, काफ़ी ज़्यादा पैसा उनका वेस्ट होता है और उनको समझ में कुछ नहीं आता है। और वह जिस पोजीशन पर पहले थे उसी के साथ, वही कन्फ्यूजन के साथ, और फिर भी उसी पोजीशन पर रह जाते हैं। लेकिन जब आपको बेस की क्लियरिटी रहती, सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं कि क्या करने से क्या होगा, तो फिर अगर आप गलती भी करते हो तो आपको पता रहता है कि हाँ मैंने इस स्टेज पर गलती की, तो अब मुझे इस गलती को नहीं करना है। और वह कोटेशन तो आपने सुना ही होगा कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो जब आप इस तरीके से गलतियों को ऑब्ज़र्व करते हो, समझते हो कि आपने किस स्टेज पर गलती की, क्या गलती की। मान लीजिए आप कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पे आप अगर एंगल्स के लेवल पर गलती कर रहे हो तो आपको वह चीज़ समझ आनी चाहिए कि हाँ मैंने एंगल्स के लेवल पर गलती की। अगर आपको अपने वर्क में गलती दिख रही है तो ऑलरेडी आप इम्प्रूव कर चुके हो काफ़ी ज़्यादा, और आप इम्प्रूव करते जा रहे हो, भले ही आप उसको सुधारो या ना सुधारो। मोस्टली केसेस में होता क्या है कि जब हम किसी सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा टाइम तक वर्क करते हैं तो हमारी आँखें उससे यूज्ड टू हो जाती हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाती हैं, और एक ऑप्टिकली इल्यूज़न क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उसमें गलतियाँ दिखना बंद हो जाती हैं। तो उसके लिए हम कुछ अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि अपनी ड्राइंग को रेफरेंस के साथ उल्टा करके देखते हैं, या रेफरेंस के साथ उसकी फ़ोटो क्लिक करके उसको साथ में अटैच करके एक साथ देखते हैं। कई बार हम पीछे जाके, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तरीका है कि हम अपने वर्क से कुछ 7-8 कदम 10 कदम पीछे जाते हैं, फिर रेफरेंस के साथ उसको मैच करते हैं कि कहाँ पे कौन सी गलती। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से वर्क को चेक करते हैं ताकि उसमें हम गलतियों को देख सकें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी मिस्टेक्स आपको वर्क में नहीं दिखती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद या कुछ हफ्तों बाद आप जब उस वर्क को दोबारा चेक करते हो तो आपको बहुत सारी मिस्टेक्स उसमें दिखती हैं। और है एक कॉमन सी चीज़ है, तो इसलिए जब भी आप कोई भी स्किल डेवलप करो, भले ही वह आर्ट स्किल हो या कोई अदर स्किल, तो उसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप सही तरीके से वर्क करोगे तो उसमें थोड़ी ग्रोथ आपकी बाकी के अदर पर्सन्स के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी, लेकिन टाइम आपको फिर भी लगेगा।
और यह टाइम कम्प्लीटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रहे हो, कितना अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। और आप जब हम फंडामेंटल्स पर वर्क करते हैं, लांस एंगल्स पर पोर्शन पर वर्क करते हैं, तो वहाँ पे हमारी आइज ट्रेंड हो रही होती हैं गलतियों को ढूंढ पाने के लिए। और जब आप एक बार जो सामने देख रहे हो उसको ड्रॉ कर पा रहे हो वैसे का वैसा ही, भले ही आपके सामने लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट हो, फिगर हो, या कोई स्टिल लाइफ हो, या कुछ और हो, या एनिमल हो, या कुछ भी हो, अगर आप उसको एग्जैक्ट सेम टू सेम ड्रॉ कर पा रहे हो तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ इजीली ड्रॉ कर पाओगे। इस बात की गारंटी आपको मैं देता हूँ। इसलिए आपको सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। अब यहाँ पे हम एक और फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक ओल्ड मैन को ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए ओल्ड मैन वैसे थोड़े हेल्थफुल रहते हैं, मोटे रहते हैं, उनका थोड़ा पेट सा निकला रहता है। तो हम उसी तरीके से ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आर्टिस्ट, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए वह कोई पेंटिंग बनाते हैं तो वहाँ पे वह सडन कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं तो उनका नॉर्मल सा आर्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो यह चीज़ें आपकी इसी लेवल पर होती हैं जब आप स्केचिंग करते हो। तो वहाँ पे जब आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हो तो आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करके देखते हो क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। और यहाँ पे आपको यह डर नहीं रहता कि क्या ख़राब होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप किसी को दिखाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ पे आप जस्ट एक्सपेरिमेंटेशन के लिए चीज़ें कर रहे हो। लेकिन एक गलती जो आर्टिस्ट करते हैं कि वह हमेशा डरते रहते हैं कि यार मैं बनाऊंगा ख़राब लगने लगेगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे, और इसी के कारण वह कई दिन तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब हमेशा ही बहुत ज़्यादा परफेक्ट वर्क बनाने के पीछे रहते हैं। तो एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि स्किल डेवलपमेंट एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, परफेक्शन के नहीं। जब आप डेली एक्शन लेते हो, डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते हो, समझते हो, उससे सीखते हो, ऑब्ज़र्व करते हो, खुद की गलतियों को सुधारते हो, तो आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हुए आगे बढ़ते हो, हर दिन इम्प्रूव करते हो। लेकिन अगर आप केवल परफेक्शन के चक्कर में बैठे रहते हो तो आपकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है और आप काफ़ी ज़्यादा पिछड़ जाते हो उस पर्सन के कंपैरिजन में जो डेली एक्शन ले रहा है। इसलिए डेली प्रैक्टिस करो, डेली स्केचिंग करो, कुछ करो, समझो, सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करो और उनको अच्छे से एक शेड्यूल बनाओ और अच्छे से प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे हम जैसे कि वाटर कलर को यूज़ कर रहे हैं तो वाटर कलर इसलिए क्योंकि वाटर कलर में हम पानी को यूज़ करते हैं। तो पानी की कितनी मात्रा लेनी चाहिए कि आपने जैसे कि देखा कि जब अभी हम ब्रश को यूज़ कर रहे थे तो पानी फैलता बहुत ज़्यादा है। तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से चीज़ों को फ्लैट रखना है, जब आप इन चीज़ों को करोगे तो आपको ऑलरेडी यह चीज़ें समझ में आएंगी। और यही खासियत है वाटर कलर की, इसलिए इसको एक डिफ़िकल्ट कलर मीडियम माना जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और होती है, यहाँ पे हम लाइट से डार्क की तरफ कलर करते हैं। बाकी कलर मीडियम में अगर आप कोई चीज़ डार्क कर देते हो तो उसको आप इजीली कोई भी लाइट कलर लगा के उसको लाइट कर सकते हो। लेकिन वाटर कलर में अगर आप एक बार डार्क कलर लगा दिए तो आप चाह कर भी उसको लाइट नहीं कर सकते। इसलिए आपको सारी चीज़ें सोच के समझ के इसको यूज़ करना पड़ता है। इसलिए इसको एक बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कलर मीडियम माना जाता है। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो बाकी के कलर मीडियम में नहीं होती हैं, क्योंकि वाटर किस तरीके से कलर के साथ रिएक्ट करता है, कैसे उसमें अलग अलग टेक्सचर्स बनते हैं जिनको हम वाटर और कलर को मिक्स करके अलग अलग तरीके से यूज़ करके उनको बनाते हैं, तो वह केवल वाटर कलर में ही होते हैं। इसलिए हर एक आर्टिस्ट, आप कोई भी मास्टर आर्टिस्ट को ले लीजिए और पहले आपको यही सजेस्ट करेगा कि आप वाटर कलर को यूज़ करिए, पहले वाटर कलर पर प्रैक्टिस कीजिए। और बहुत से लोगों के माइंड में यह क्वेश्चन आएंगे कि हमें कौन से कलर्स लेने चाहिए, कितने कौन से ब्रांड के लेने चाहिए। तो आप नॉर्मली कोई भी ब्रांड के वाटर कलर ले सकते हो जो इजीली मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे मैं कैमल के वाटर कलर्स यूज़ कर रहा हूँ जो कि 150 से 200 रुपए के इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि आर्टिस्ट ग्रेड के कलर्स में यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी ले सकते हो और आपको थोड़े मोटे और राउंड ब्रश का ही यूज़ करना है इस प्रैक्टिस को करते टाइम। ये तो रही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको वाटर कलर और स्केचिंग को किस तरीके से साथ साथ करना है उसको लेकर, और क्या क्या चीज़ें इंप्रूव होती हैं वह तो आप ऑलरेडी समझ ही गए हो। बाकी खुद से भी कुछ एक्सपेरिमेंटेशन किया करो, जैसे कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ
कि आप कंपोजिशन को चेक किया करो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कैसे आप उसको बनाते हो। जैसे कि हमने रूल ऑफ थर्ड्स को समझा, पर्सपेक्टिव को भी ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अगर नहीं देखा है तो इसी चैनल पर सारे वीडियो अपलोडेड है, तो आप उनको ज़रूर से देखिएगा। और साथ में स्केचिंग के साथ साथ फ्री हैंड ड्राइंग के भी कुछ चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं कि कैसे आपको उनको प्रैक्टिस करना है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो उनको ज़रूर से देखना ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है और बेस को स्ट्रॉन्ग करते हुए कैसे इम्प्रूव करना है। फिर आप खुद से कंपोजिशन को कीजिएगा और साथ में उस पर वाटर कलर अप्लाई करके भी देखिएगा कि किस तरीके से वाटर कलर वर्क करते हैं, कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हो, वार्म कलर और कूल कलर को कैसे आप समझ सकते हो, कैसे उनको यूज़ कर सकते हो। बाकी इन सब के बारे में हम आगे और भी चैप्टर्स लाएंगे और भी चीज़ें समझेंगे। फिलहाल आप इतनी ही चीज़ों को समझिए और उन पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले जाते हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते रहते हो, हाँ ये भी सीख लिया वो भी सीख लिया, तो उसकी वजह से हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम एक्चुअल में जो एक्शन लेने चाहिए, हमें जो चीज़ करनी चाहिए वह चीज़ हम छोड़ देते हैं और फिर हम रैंडमली बस सोचते हैं कि यार 2 स्केचेस बना लिए बस उतने में हो गया, तो उतने में नहीं होने वाला। अगर आप प्रोफेशनली जाना चाहते हो तो आपको प्रॉपर सही तरीके से डेली 3 से 4 5 घंटे 6 घंटे वर्क करने की ज़रूरत है। और फिर स्किल धीरे धीरे डेवलप होती है, तो आपको पेशेंस रखना होगा और जो फालतू की इन्फॉर्मेशन है उनसे बचिएगा और सही एजुकेशन और लिमिटेड, देखो जितना कुछ है सीखने को वह लिमिटेड है, उसमें ही आपको बार बार एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, बार बार उसको समझना है, सीखना है, उसी पे सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। 10 चीज़ें 50 चीज़ें अगर बार बार सुनोगे तो सारी चीज़ों को अगर आप एक बार समझोगे तो कोर्स चीज़ें वही निकल के आएगी कि आपको पहले अपनी ड्राइंग स्ट्रॉन्ग करनी है, फिर उसके बाद कलर्स की तरफ शिफ्ट करना है। तो पहले अपनी ड्राइंग स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्केचिंग को समझिए। स्केचिंग तो बेसिकली हम जब ड्राइंग स्ट्रॉन्ग होगी तो वो भी कर लेंगे, तो ड्राइंग स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर उसके बाद वाटर कलर को धीरे धीरे आप समझ सकते हो। तो इन सब चीज़ों को करिए और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में ज़रूर से बताइए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आने वाले वीडियोस के लिए चैनल से कनेक्टेड रहिएगा और अपनी प्रैक्टिस को भी अच्छे से कंटिन्यू रखिएगा।